गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.5 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है तो एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म हो जाएगा। तो 7 तक किए थे, आज हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 8 वाला क्वेश्चन है क्या। नंबर 8 वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे वो लगभग इस तरीके का क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो अगर पिछले वाले वीडियो तुम देखे होंगे तो ये क्वेश्चन समझ पाओगे। तो देखो हमें करना क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, सवाल नंबर 8 पे द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, ये स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को तुम्हें वेरीफाई करना होगा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेना है। अब कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या, एक के बाद एक, मतलब कोई भी नंबर हम स्किप नहीं करेंगे, एक के बाद एक हम बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कंसेक्यूटिव नंबर है, हम कोई भी नंबर स्किप नहीं करेंगे, उसी को कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो दिया हुआ है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब तुम्हें कंसेक्यूटिव नंबर तो लेना ही होगा और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेना होगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन क्या होगा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है और सो ऑन चलता रहे। तो ये सब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। देखो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब क्या, तुम्हें कंसेक्यूटिव नंबर तो लेना ही होगा और जो भी तुम नंबर लोगे वो ऑड नंबर होना होगा, मतलब क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर पूछा है। तो तुम देखो ये जितना भी हम नंबर लिए ना, हर एक नंबर तुम्हारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, हर एक नंबर तुम्हारा ऑड नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ से 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ऑड नंबर है। और कंसेक्यूटिव भी है, हम कोई भी नंबर स्किप नहीं किए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आप तो 3 के बाद 5 डाले, 4 तो मिसिंग है, 4 तो आपने स्किप कर लिए, 5 के बाद फिर 7 डाले, 6 तो नहीं लिखे, 6 भी स्किप कर लिए, तो कंसेक्यूटिव कैसे हुआ। देखो ये कंसेक्यूटिव है लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड है, हम नहीं बोले कि ये सिर्फ कंसेक्यूटिव है। सिर्फ कंसेक्यूटिव बोलोगे तो अलग हो जाएगा मीनिंग, और अगर तुम कंसेक्यूटिव ऑड बोलोगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव बोलोगे तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड बोलोगे तो हाँ ये कंसेक्यूटिव ऑड है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब क्या, तुम्हें जो भी नंबर तुम लोगे तुम्हें कंसेक्यूटिव भी होना पड़ेगा, ऑड भी होना पड़ेगा। अगर मान लो 3 के बाद हम 5 ना लिख के डायरेक्ट 7 लिखेंगे तो तुम कंसेक्यूटिव ऑड नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तो बीच में तुम 5 वाला नंबर स्किप कर लिए। समझ में आ रहा है बात, इसमें 5 वाला नंबर तुम स्किप कर चुके हो ऑलरेडी, तो अब ये कंसेक्यूटिव ऑड नहीं बोल पाओगे, तुम्हें 5 भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके ये कंसेक्यूटिव ऑड होगा। समझ में आ रहा है बात, तो इसको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा तो तुम्हें एग्जाम्पल देके वेरीफाई करना होगा कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, जो कि स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो, एग्जाम्पल लेके क्लियर करो। तो देखो एग्जाम्पल कैसे लेंगे, हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो जो तुम्हारा मन चाहे। मान लो हम 3 लिए और 5 लिए, तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का सम क्या होगा, 3 + 5 8 होगा, जो कि 4 से डिविजिबल होता है। तुम क्या लिखोगे, इज डिविजिबल बाई 4 कॉमा देके, इज डिविजिबल बाई 4, 8 तो 4 से डिविजिबल होता है, 4 2 8। और भी एग्जाम्पल लो, ये एक तो एग्जाम्पल हम दिए तुमको, तुम चाहो तो और भी एग्जाम्पल लो, और भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो। मान लो हम 5 लेंगे, उसके बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो 5 7 सर कितना 12, क्योंकि 6 तो तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि 6 तो तुम्हारा इवन हो जाएगा। 6 5 के बाद 6 आता है, डेफिनेटली आता है, लेकिन 6 तो इवन है, वो तो ऑड नहीं है, तो 6 तो नहीं ले पाओगे, तो उसके बाद क्या आएगा, 7 ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 12 तो 4 से डिविजिबल होता है ना, 4 3 ज़ा 12 डिविजिबल होता है। और एग्जाम्पल लो, जितना मन चाहे एग्जाम्पल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो और एक ऑड नंबर हम 9 लिए, 9 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 10 तो इवन नंबर हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होता है, तो ऑड मतलब 11 ही होगा उसके बाद, मतलब 9 के बाद रिलेट तुम्हारा कंसेक्यूटिव ऑड क्या 11 आएगा। ठीक है, तो 9 11 क्या होगा 20, तो 20 तो 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 4 5 से 20 आता है ना। तो देखो हम 3 तो एग्जाम्पल तुमको दिए, तुम चाहते हो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तुम कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लो, तो हमेशा वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, उसका सम हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो यही तुमको स्टेटमेंट वेरीफाई करने बोला है एग्जाम्पल से। तो हम तुमको 3 एग्जाम्पल दिखा दिए, तुम चाहते हो तो और भी एग्जाम्पल लो, लेकिन दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया। अच्छा सवाल नंबर 9 होमवर्क करोगे। सवाल नंबर 9 क्या दिया है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। चारों एक्सप्रेशन दिया हुआ है ABCD करके, तुम्हें बोलना पड़ेगा कौन सा वाला एक्सप्रेशन में तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। देखो पहला वाला क्या 24 दिया हुआ है, 2 3 4
2 × 3 × 4, उसके बाद 56, 7 × 2 × 2 × 2, उसके बाद 70 है 2 × 5 × 7, उसके बाद D 54 है 2 × 3 × 9। तो चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम तुमको पहले वीडियो में बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, प्राइम नंबर से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें यहाँ पे देखना होगा कि 24 = 2 × 3 × 4 जो दिया हुआ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे हम तुमको एक तो एक्सप्लेन कर दे रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए वाला ऑप्शन दिया है ना, ए वाला ऑप्शन क्या है 24 = 2 × 3 × 4, तो ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर 4 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 प्राइम है, लेकिन नंबर 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? जिस नंबर को सिर्फ तुम एक और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, वो तुम्हारा प्राइम नंबर है। लेकिन 4 को तुम एक से तो डिवाइड कर सकते हो, और वही नंबर जो 4 है उससे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये छोड़ के 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। अगर 4 प्राइम नंबर होता तो इसको तुम सिर्फ 1 और 4 से डिवाइड कर पाते, बाकी और किसी नंबर से नहीं डिवाइड कर पाते, अगर 4 प्राइम नंबर होता तो। लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 को तुम क्या एक से तो डिवाइड कर पाओगे, और उसी नंबर 4 से भी डिवाइड कर पाओगे, और 2 से भी डिवाइड कर पाओगे, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये वाला तुम प्राइम फैक्टराइजेशन इसको नहीं बोल पाओगे। मतलब तुमको चेक करना पड़ेगा कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो हर एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर हर एक नंबर प्राइम नंबर है तो ही तुम्हारा वो एक्सप्रेशन आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हम तुमको हिंट दे दिए क्वेश्चन नंबर 9 का, ये तुम इस तरीके से सोच के निकालोगे कौन सा वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 10 पे आते हैं। सवाल नंबर 10 देखो क्या दिया है, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। तुम्हें चेक करना होगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है 25110 ये डिविजिबल बाई 45 है कि नहीं है, मतलब 45 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो 45 से डिविजिबल होना मतलब क्या, तुम ऐसे लिख सकते हो ना, अगर तुम 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या करोगे, देखो इस तरीके से सोचो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 9 से 45 आएगा। समझ में आ रहा है बात? 5 9 से 45 आएगा, ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मतलब क्या, अगर इस नंबर को, मतलब जो नंबर दिया हुआ है 25110 जो नंबर दिया हुआ है, उसको अगर 45 से डिविजिबल होना है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 45 मतलब 5 × 9 है। अगर 45 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुमको 5 × 9 ही तो मिलेगा, 5 9 से 45 होता है। तो अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है, तब जगह 45 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 45 मतलब 5 × 9 ही तो है। मतलब तुम्हें चेक करना होगा क्या, वो जो नंबर तुम्हें दिया हुआ है 25110 वो अलग से 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना होगा। उसके बाद वो अलग से 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना होगा। अगर दोनों से डिविजिबल है तो 45 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 45 मतलब 5 × 9 है। समझ में आ रहा है? अब तुमको देखो, पिछले हम पहले या सेकेंड वीडियो में हम तुमको समझाए थे कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, या तो प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का जो पहला वाला वीडियो है या थर्ड वाला वीडियो है, दोनों में से कोई भी एक वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल तुमको पढ़ाए थे कि डिविजिबिलिटी बाई 3 कैसे चेक करना होता है, डिविजिबिलिटी बाई 9 कैसे चेक करना होता है, डिविजिबिलिटी बाई 5 कैसे चेक करना होता है। तो उम्मीद करते हो कि तुम वीडियो देख लिए होगे। ठीक है, तो कि अगर वो नहीं देखे होगे तो ये समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 5 पहले चेक करना होगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल क्या था कि जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट में 0 या तो 5 रहना होगा, तब जाके वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब जो तुम्हें नंबर दिया हुआ है वो नंबर क्या है, ये नंबर तुम्हें ये दिया हुआ है 25110। देखो ये जो 25110 देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। मतलब क्या, यूनिट डिजिट या तो 0 होना होगा या तो यूनिट डिजिट 5 होना होगा, दोनों में से एक। अगर है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ये 5 का डिविजिबिलिटी का रूल था। ठीक है, तो देखो इसका यूनिट डिजिट 0 है, मतलब क्या ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तुम क्या लिखोगे, 25110 इज डिविजिबल बाई 5। क्यों, एज 0 इज एट इट्स यूनिट प्लेस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 है, इसीलिए यूनिट प्लेस में या तो 0 रहेगा या तो यूनिट प्लेस में 5 रहेगा, दोनों में से एक, तब जाके वो 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसका यूनिट प्लेस में 0 है, मतलब कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर लिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, जितना भी डिजिट है नंबर में वो सारे को जोड़ना पड़ेगा, तुमको सम निकालना पड़ेगा। अगर वो सम 9 से डिविजिबल हुआ तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यही रूल था। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, सम ऑफ द डिजिट्स निकालोगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 25110
क्या है 2 + 5 + 1 + 1 + 0। देखो सम क्या होगा 2 5 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 9, 9 + 0 मतलब 9। देखो सम 9 है, तो ये सम 9 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 9 तो 9 से डिविजिबल होगा। हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो नंबर है उसका डिजिट का सम निकालना पड़ेगा। अगर सम तुम्हारा 9 से डिविजिबल हो गया तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब देखो सम तो तुम्हारा 9 आ गया नहीं, ये तो सम है, तो 9 तो 9 से डिविजिबल होता है, मतलब सम तुम्हारा 9 से डिविजिबल होगा। सम तुम्हारा क्या आया 9 आया ना, तो 9 तो 9 से डिविजिबल होता है, 9 1 ज़ा 9, तो 9 तो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब सम डिविजिबल हो रहा है 9 से, मतलब नंबर भी डिविजिबल होगा। यही रूल था 9 का डिविजिबिलिटी। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाई 9। रीज़न क्या होगा, एज इट्स सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9। क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, तो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। अब देखो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हुआ, हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किए, 5 से भी डिविजिबल हुआ, 9 से भी डिविजिबल हुआ, मतलब क्या 45 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 45 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 45 मतलब ही 5 × 9 है, जिसका प्राइम फैक्टरेशन हम किए हैं 45 का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाई 45, मतलब ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नंबर 8 और 10 हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे क्या है, सवाल नंबर 11, ठीक है। सवाल नंबर 11 क्या है, देखो सवाल नंबर 11 है, देखो हम तुमको सवाल नंबर 11 समझा देते, तुम खुद ही कर पाओगे। सवाल नंबर 11 देखो क्या है, 18 इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3, ठीक है। मतलब 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये तो सही है, क्योंकि 18 2 से भी डिविजिबल है, 2 9 ज़र 18, और 3 से भी डिविजिबल है, 3 6 ज़र 18, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखो क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 × 3 = 6, मतलब क्या 18 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 × 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम 6 मिलेगा तुमको, तो 6 से भी डिविजिबल है 18, 6 3 ज़र 18, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 और 6, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 18 2 और 3 से डिविजिबल है, अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके तुम्हें 6 मिला तो 18 6 से भी डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट है। उसके बाद तुम्हें बताया है कि सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 और 6, मतलब कोई भी एक नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 18 का बात नहीं कर रहा है, कोई भी एक नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। कैन वी से दैट द नंबर बी डिविजिबल बाई 4 × 6 = 24, मतलब क्या है, एक नंबर अगर मान लो 4 से भी डिविजिबल हुआ, 6 से भी डिविजिबल हुआ, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो नंबर 4 × 6 = 24 से भी डिविजिबल होगा, जैसे कि 18 हो रहा था। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तुम्हें रीज़न बताना पड़ेगा। तो देखो और एक बार हम तुमको क्वेश्चन समझा देते कि वहाँ पे जो दिया हुआ है सवाल में, जो ये 11 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, तुमको बताया है कि 18 जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। अगर दोनों नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 मिलेगा, तो 6 से भी ये 18 डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट तुम्हें दिया हुआ है। अब तुमको पूछा है कि मान लो एक नंबर है जो कि 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है। मान लो कि एक नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है, तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर इन दोनों को तुम नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 24 मिलेगा, तो ये 24 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ये हम बता पाएंगे कि या नहीं बता पाएंगे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देखो ये आंसर तुम्हारा क्या होगा, नहीं, नहीं मतलब क्या, नो होगा। तुम बता नहीं पाओगे कि एक नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वो 24 से भी डिविजिबल होगा, ये तुम बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, देखो ये इसीलिए है क्योंकि मान लो तुम नंबर 12 लिए, मान लो कि जो नंबर यहाँ पे तुमको पूछा है ना कि एक नंबर मान लो जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो अगर वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो क्या वो 4 × 6 24 से भी डिविजिबल होगा, यही सवाल है। तो मान लो एक नंबर तुम 12 लिए हो, मान लो, ठीक है, तो 12 तो 4 से भी डिविजिबल होता है, 12 तो 6 से भी डिविजिबल होता है, जैसे सवाल में दिया हुआ है। तो 12 तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हें 24 मिलेगा, तो 12 तो 24 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब क्या ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ रहा है बात, हम क्या बोले, हम एक नंबर चुन लिए कि 12 है, तुमको वहाँ पे पूछा है ना कि एक नंबर मान लो जो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो हम नंबर मान लिए कि वो नंबर 12 है, तो 12 तो 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो
अगर दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है 4 इंटू 6 इक्वल 24 है, तो वो नंबर क्या 24 से भी डिविजिबल होगा? मतलब क्या नंबर अगर 12 तुम चुने हो तो 12 क्या 24 से भी डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 12 कैसे डिविजिबल होगा 24 से? अगर तुम 12 को ऐसे डिवाइड करोगे 24 से, तुम कैसे डिवाइड कर पाओगे? डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। मतलब क्या ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे नो, नहीं होगा, ये तुम बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। मतलब 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट वो 24 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 4 इंटू 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इक्वल 24। समझ में आ रहा है बात? मतलब तुम्हें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एग्जाम्पल से प्रूफ करना है। अगर सही है तो एग्जाम्पल से प्रूफ करो, हाँ स्टेटमेंट सही है। अगर नहीं है, गलत है, तो एग्जाम्पल से भी तुम उसको प्रूफ करो कि हाँ वो गलत है। तो ये तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नंबर को 12 मान लिए। तुम्हें यहाँ पे सवाल दिया है ना कि देखो ये दिया हुआ है, सिमिलरली अ नंबर, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या दिया है, सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6। मतलब कोई भी एक नंबर है, मान लो वो 4 और 6 से डिविजिबल है। अब उस नंबर को हम मान लिए कि वो वाला नंबर 12 है। ठीक है, तो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो ये 4 इंटू 6 इक्वल 24 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। 12 कैसे डिविजिबल होगा 24 से? ठीक है, तो इसको तुमको एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, चलो तो सवाल नंबर 11 हो गया। 12 नंबर सवाल तुम होमवर्क करोगे। 12 नंबर सवाल क्या है? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। देखो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, चारों अलग अलग प्राइम फैक्टर है। तो तुम वो नंबर क्या है तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम खुद से कोशिश करोगे, नहीं होगा तो मुझे बताओगे। ठीक है, खुद कोशिश करो, नहीं होगा तो मुझे बताओगे, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो एक्सरसाइज 3.5 तुम्हारा खत्म हो गया। अब आते हैं आगे बढ़ते एक्सरसाइज 3.6 में। देखो एक्सरसाइज 3.6 जो है ना, ये HCF के ऊपर है। HCF मतलब HCF के ऊपर है ये एक्सरसाइज। HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये जो कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालना होता है। ये कोई एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालना होता है। ठीक है, और HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो तुम कॉमन फैक्टर लोगे वो हाईएस्ट होना पड़ेगा, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होना पड़ेगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है। ठीक है, हम एक तुमको कराते, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखो। सवाल नंबर 1 क्या है? इंस्ट्रक्शन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस नंबर का तुम्हें HCF निकालना पड़ेगा। नंबर क्या है? 18 और 48। तुम करो क्या, पहले दोनों नंबर का फैक्टर निकालोगे। फैक्टर निकालना तो आता है हमको, हम तुमको करा दिए थे कैसे फैक्टर्स निकालना होता है। तो पहले दोनों का फैक्टर्स निकालो। देखो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होता है? 18 का फैक्टर्स मतलब क्या? 18 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, वही उसका फैक्टर है। तो 18 किस से डिविजिबल होगा? 1 से डिविजिबल होगा और 18 से डिविजिबल होगा। कोई भी एक नंबर हमेशा 1 से डिविजिबल होता है, और जो नंबर तुम लिए हो उसी से डिविजिबल होता है, ये होगा ही होगा। और किस से डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। 2 9 ज़र 18, 9 2 ज़र 18, 3 6 ज़र 18, 6 3 ज़र 18। तो इस नंबर से डिविजिबल होगा, ये तुम लिखोगे। समझ में आ रहा है बात? ये 18 का फैक्टर्स है। ठीक है, अच्छा 48 का फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स ऑफ 48 का फैक्टर्स निकालो। तो 48 का फैक्टर क्या, किस किस नंबर से 48 डिविजिबल होता है? 1 से होता है, 48 से होता है, ये तो होगा ही, 1 से होगा और उसी नंबर से होगा, ये तो हमेशा। ठीक है, उसके बाद देखो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा 2 से अगर डिवाइड करोगे 48 को क्या मिलेगा? देखो रफ में डिवाइड करो 2 को 48 से। 2 2 ज़र 4, 8, 2 4 ज़र 8। देखो अगर 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 मिलेगा। मतलब क्या 2 इंटू 24 इक्वल टू 48। मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 24 इक्वल टू 48। मतलब क्या 48 का फैक्टर क्या होगा? 2 भी होगा, 24 भी होगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए 2 भी होगा, 24 भी होगा, इसलिए इसको रफ में किया करो। ठीक है, अच्छा तो तुम्हें मिल गया दोनों फैक्टर। अच्छा उसके बाद देखो 48 का फैक्टर तुम्हें 3 भी मिलेगा। 3 भी 48 का फैक्टर होगा। देखो 48 को फैक्टर 3 से डिवाइड करो। फैक्टर कैसे मालूम चलेगा? अगर 48 से 3 डिविजिबल हो गया तभी वो फैक्टर होगा, अगर डिविजिबल नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो 3 1 ज़र 3,
8 3 6 और 18, मतलब क्या डिविजिबल हो गया, मतलब क्या 3 फैक्टर है 48 का। तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो 3 इंटू 16 इक्वल टू 48 लिख सकते हो। तो मतलब क्या 48 का फैक्टर 3 भी है 16 भी है, तो 3 भी है 16 भी है, हो गया। अच्छा उसके बाद 8 6 और 48 होता है, 8 से अगर 48 को डिवाइड करोगे तो 8 6 और 48 होता है, तो 8 6 और 48 हो गया। देखो इतना सारा फैक्टर हो गया 48 का, ठीक है। अब तुमको देखना पड़ेगा दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वही तुम्हारा HCF होगा, क्योंकि HCF मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी भी बताए। तो तुम क्या लिखोगे HCF ऐसे 18 48। देखो अब देखो अगर हम तुमको बोलते तुम कॉमन फैक्टर निकालो दोनों का, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालो, HCF नहीं बोले, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालो, तो तुम क्या करते जो 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 नंबर्स कॉमन है वही लिख देते यहाँ पे, वही कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक है तो एक कॉमन फैक्टर हो गया, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन फैक्टर एक तो हो गया। उसके बाद देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हर एक कॉमन फैक्टर में से देखो 6 तुम्हारा हाईएस्ट है। तुम्हारा कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, एक कॉमन फैक्टर हुआ, 2 एक कॉमन फैक्टर हुआ, 3 एक कॉमन फैक्टर हुआ, 6 एक कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा वाला है, 6 तुम्हारा हाईएस्ट है, तो HCF हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है। यही सब डिफरेंस है। तुम पहले देखोगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसके बाद कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है उसी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि HCF मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। इसका दूसरा मेथड भी है, हम तुमको दूसरा मेथड भी दिखा दिए। ये पहला वाला मेथड है, इसका दूसरा तरीका भी है, तुम दूसरा तरीका भी देख लो, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में दूसरा वाला तरीका यूज़ करे, ठीक है। तो दूसरा वाला तरीका ये और है, और लिख दिए हम, ठीक है। तुम ये मेथड भी कर सकते हो, अब जो हम मेथड करेंगे वो वाला भी कर सकते हो, दोनों अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो वो भी देख लो। अब देखो स्कूल में क्या कराता है, ठीक है। देखो सवाल को कॉपी करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये पहला वाला मेथड, ये दूसरा वाला मेथड, ये और है, ठीक है। तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो हम 18 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो 18 का फैक्टर जब यहाँ 40 का फैक्टर निकालेंगे, लेकिन फैक्टर में से थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो डिफरेंट कैसा होगा, हम लोग क्या करेंगे 18 को फैक्टराइजेशन कर देंगे, मतलब क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे तुमको दिखाया था ना प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, वैसे करेंगे। देखो 2 9 ज़र 18 होता है, उसके बाद 3 3 ज़र 9 होता है, 3 1 ज़र 3 होता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। हम तो दिखाए थे ना पिछले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, तुम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाओगे। याद रहे प्राइम नंबर ही लेना होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 18 मिलेगा तुमको, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 करो, देखो 18 मिलेगा। इसी तरीके से 48 को तोड़ो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में 48 को तोड़ो 2 से, 24 2 24 सर 48 डिवाइड करोगे 2 को 48 से, देखो 24 आएगा। 2 को 12 से 24 से 24 को 2 से करो, देखो तो 12 आएगा डिवाइड करके। 2 6 से 12 आएगा, 2 3 से 6 आएगा, 3 1 से 3 आएगा। मतलब क्या 3 ठो 4 ठो 2 और 1 ठो 3, ठीक है। देखो 4 ठो 2 और 1 ठो 3 जो यहाँ पे है हम वही किए मल्टीप्लाई करके, 4 ठो 2 और 1 ठो 3 24 आ गया, ठीक है। अब HCF निकालेंगे। देखो क्या आएगा। अब देखो HCF करने में से तुमको निकालना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो कॉमन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना 2 कितना है, 2 यहाँ पे 4 ठो है, लेकिन यहाँ पे तो 1 ठो 2 है। तो कॉमन अगर यहाँ पे तुम्हें कॉमन लेना होगा, कॉमन फैक्टर नहीं बोल रहे हैं हम, कॉमन लेना होगा, ठीक है। ये मेथड अलग है और ये वाला मेथड अलग है। हम तुमको दोनों दिखा रहे हैं, जो तुम्हें सूटेबल लगे, जो तुम्हें स्कूल में कराएगा वही तुम करोगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना 2 है, 4 ठो 2 है ना, और यहाँ पे सिर्फ 1 ठो 2 है। अब 1 ठो 2 यहाँ पे 4 ठो 2, तुम्हें अगर कॉमन लेना है, तुम 4 ठो 2 को तो कॉमन नहीं ले सकते ना, क्योंकि अगर 4 ठो 2 को तुम्हें कॉमन लेना है तो इस 4 ठो 2 को यहाँ पे भी रहना पड़ेगा, तब तुम जाके कॉमन ले सकते हो। अगर मान लो तुम 4 ठो 2 को कॉमन लोगे तो उस 4 ठो 2 को इधर भी रहना पड़ेगा, तब जाके तुम दोनों में से 4 ठो 2 कॉमन ले पाओगे। तो 4 ठो 2 तो यहाँ पे नहीं है, तो कैसे कॉमन लोगे। तो यहाँ पे कॉमन तुम कितना ले सकते हो, 1 ठो 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 1 ठो 2 यहाँ पे भी है और 4 ठो 2 में से 1 ठो 2 यहाँ पे भी है, तो 1 ठो 2 तुम कॉमन ले लोगे। और एक बार बता रहे हैं, देखो यहाँ पे तुम्हें कॉमन लेना होगा, कॉमन फैक्टर नहीं बोल रहे, सिर्फ कॉमन, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 ठो 2 है, यहाँ पे देखो 1 ठो 2 है। अब 4 ठो 2 में से तुम यहाँ पे 4 ठो 2, यहाँ पे 1 ठो 2। अब 4 ठो 2 तुम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 4 ठो 2 को अगर कॉमन लेना होगा तो यहाँ पे भी मिनिमम 4 ठो 2 रहना पड़ेगा, या 4 ठो 2 से ज़्यादा 2 रहना पड़ेगा, तब जाके तुम कॉमन ले पाओगे।
लेकिन यहाँ पे तो वो 4 ठो दो नहीं है, सिर्फ 1 ठो ही दो है, तो मैक्सिमम तुम 1 ठो दो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे भी 1 ठो दो कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 ठो दो कॉमन ले लो, ले लिए। अब 3 के बारे में देखो, देखो यहाँ पे 2 ठो 3 है और यहाँ पे 1 ठो 3 है, तो 1 ठो 3 तुम कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि 2 ठो 3 तो कॉमन नहीं ले सकते ना। अगर 2 ठो 3 तुम्हें कॉमन लेना होगा तो 2 ठो 3 तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 ठो 3 नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 ठो 3 तुम्हें कॉमन लेना होगा तो 2 ठो 3 यहाँ पे भी रहना पड़ेगा, यहाँ पे भी रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 2 ठो 3 नहीं है तुम्हारा, सिर्फ 1 ठो ही 3 है, तो 1 ठो 3 मैक्सिमम तुम कॉमन ले पाओगे। तो यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे 1 ठो 3 कॉमन ले लो, तो 2 × 3 कितना आता है, 6 आता है। देखो 8 से तुम्हारा 6 हो जाएगा, आंसर तुम्हारा मैच हो गया। तुम ये वाला मेथड करो फिर भी जो आएगा, ये वाला मेथड करो फिर भी वही आएगा। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा स्कूल में फॉलो करते हैं वही वाला तुम करो, लेकिन हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे तुम ये वाला मेथड ही फॉलो करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, तो ये हो गया HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही तुम्हारा HCF होगा। अच्छा चलो और एक तो दिखाते हैं तुमको। मान लो हम D वाला दिखाएंगे, D वाला है 27 और 63, ठीक है। अच्छा तो निकालो फैक्टर दोनों का। देखो फैक्टर्स ऑफ 27, फैक्टर्स ऑफ 63। अब 27 का फैक्टर क्या क्या है, मतलब 27 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो 1 से होगा, 27 से होगा, उसके बाद 3 9 27 होता है, 9 3 27 होता है, तो इस नंबर से डिविजिबल होगा। 63 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, 1 और 63 से तो होगा ही। उसके बाद क्या, 9 7 63, 7 9 63 होगा। उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो 3 21 63, 21 3 63, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर हो गया तुम्हारा 63 का। अब तुम चुनो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है, वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। देखो अब कॉमन फैक्टर कौन कौन है, देखो 1 ये कॉमन फैक्टर है, उसके बाद देखो 9 ये कॉमन फैक्टर है, उसके बाद देखो 3 ये कॉमन फैक्टर है। तो 1 3 और 9 तीनों तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, और 1 3 9 तीनों कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा वाला है, 9 है। 9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब HCF हो जाएगा 9। मतलब कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट जो है वही तुम्हारा HCF है। कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही तुम्हारा HCF होगा। यहाँ पे तुम्हारा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, 3 तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, 9 तुम्हारा कॉमन फैक्टर है। तो 1 3 और 9 तीनों कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट तुम्हारा 9 है, इसीलिए 9 तुम्हारा HCF हो जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही तुम्हारा HCF। चलो और एक तो दिखाते हैं तुमको। अब देखो G वाला दिखाते हैं। G देखो G नंबर वाला क्या है, 3 ठो दिया है ना यहाँ पे, 70 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 105 है, 70 है, 105 है, उसके बाद 175 है। तीनों का फैक्टर निकालो। पहला वाला काम है फैक्टर निकालना, तो निकालो फैक्टर्स ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 105, फैक्टर्स ऑफ 175 निकालो ना। देखो 70 का फैक्टर क्या आएगा, देखो 70 का फैक्टर मतलब क्या, 1 तो आएगा ही आएगा और 70 आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर का फैक्टर हमेशा 1 और वही वाला नंबर होता है। फैक्टर मतलब क्या, जो नंबर डिविजिबल होगा वही उसको हम फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 2 फैक्टर होगा, 2 से तुम 70 को डिवाइड करोगे, देखो तुम्हें मिलेगा क्या, 2 35 70 मिलेगा। तो 2 अगर फैक्टर है तो 35 भी फैक्टर होगा, क्योंकि 2 × 35 70 आता है। तुम 70 को 2 से डिवाइड करके देखोगे तुम्हें क्वोशेंट 35 मिलेगा, मतलब क्या 2 × 35 70 आएगा, ठीक है। मतलब 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 35 भी फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 5 से डिवाइड करोगे, 70 को 5 से डिवाइड करोगे, देखोगे तुम्हें क्वोशेंट क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, मतलब 5 14 70, ये भी डिविजिबल होगा। अच्छा उसके बाद तुम 7 से डिवाइड करोगे 70 को, 7 10 70, तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, ये दोनों भी फैक्टर हो जाएगा। तो 70 का इतना फैक्टर होता है, ठीक है। 105 इसका फैक्टर निकालो। देखो 3 से डिवाइड करोगे 105 को, क्वोशेंट तुम्हें कितना मिलेगा, 35, मतलब क्या 3 और 35 दोनों फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 से डिवाइड करोगे 105 को, तो 5 21 105 आएगा, ये भी फैक्टर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 1 तो होगा और 105 होगा, क्योंकि ये 2 तो होगा ही फैक्टर, ठीक है। अच्छा उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे 105 को, 7 से डिवाइड करोगे, देखो 7 15 105 आएगा, 7 15 105 आता है, तो 7 और 15 भी तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा 105 का। 7 से डिवाइड करोगे 7 15 105 आएगा, तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है और फैक्टर इसका नहीं होगा, ख़त्म। अब 175 में आया, 175 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखो अगर
फाइव से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। अब तुम 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, यूनिट डिजिट में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। वही 5 का डिविजिबिलिटी रूल था। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है, मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो इस लॉजिक को तुमको याद करना होगा। वो जो डिविजिबिलिटी रूल तुमको पढ़ाया था ना, वो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम आएगा। तुमको चेक करना होगा एक के बाद एक किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, हर एक डिविजिबिलिटी रूल हमको समझा दिए थे। तो वो सारा चीज़ इसमें अप्लाई करोगे, देखोगे किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है ये। जैसे हम तुमको अभी भी बताए, तुम देख रहे हो कि यूनिट डिजिट में 5 है, मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल वही था कि यूनिट डिजिट में या तो 5 रहेगा या तो 0 रहेगा। तो ये तो यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 से डिविजिबल होगा। अब 5 से डिवाइड करके तुम देखो कितना आता है। 5 से डिवाइड करके 175 को, 5 5 से 25, मतलब तुम क्या लिख सकते हो, 5 × 35 = 175, ये लिख सकते हो। तो मतलब क्या, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, 35 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से तो हम लिख दिए, 35 से लिख दो, हो गया। समझ में आ रहा होता है। इस तरीके से तुमको चेक करना होगा ग्राफ में। उसके बाद और किस नंबर से डिविजिबल होगा, 1 से और 175 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 7 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा। देखो तुम 7 से डिवाइड करके देखो 175 को, देखो 7 × 2 = 14, 3 5, 7 5 से 35, मतलब क्या 7 से भी हो गया। मतलब तुम लिख सकते हो यहाँ पे 7 × 25 = 175 लिख सकते हो। मतलब ये नंबर 7 से भी होगा डिविजिबल, 25 से डिविजिबल होगा। तो 7 से भी कर दिए, 25 से भी कर दिए, देखो डिविजिबल हो गया, ठीक है। और किस नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा, यही नंबर से डिविजिबल होगा। अब तुमको देखना होगा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। HCF 70, 105, 175। देखो अब कॉमन फैक्टर देखो, पहले कॉमन फैक्टर निकालो, उसके बाद कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है उसी को चुनोगे तुम, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है जो तीनों में रहेगा, देखो एक तीनों में ही है, तो एक तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद देखो 5 तीनों में है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद देखो 35 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 35 भी कॉमन फैक्टर हो गया। और क्या है देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो गया। और कोई भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर नहीं है जो तीनों में रहेगा, सिर्फ यही है। अब तुम कॉमन फैक्टर में से देखो 35 तुम्हारा हाईएस्ट है। देखो जितना भी कॉमन फैक्टर तुम निकाले उनमें से देखो 35 हाईएस्ट है, मतलब तुम्हारा HCF क्या हो जाएगा 35। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। या तो तुम ये वाला प्रोसेस अप्लाई करो, या तो जो दूसरा वाला तरीका हम तुमको दिखाए थे ना, पहले वाले जब क्वेश्चन किए थे ना, 2 तरीका दिखाए थे ना, तो उस तरीके को तुम अप्लाई कर सकते हो जो तुम्हारा मन चाहे, ठीक है। अच्छा तो ये तीनों हो गया। देखो उम्मीद करता हूँ कि बाकी सवाल भी तुम कर पाओगे, HCF निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा 1 नंबर वाला हो गया। अच्छा उसके बाद 2 नंबर में आते हैं। देखो तीनों हम तुमको दिखा दिए, तो उम्मीद करते हो बाकी सवाल तुम कर पाओगे, क्योंकि बाकी जो सवाल है ना सेम प्रोसेस में चलेगा। तुम तीनों नंबर जो भी नंबर तुम्हें दिया होगा उसका पहले फैक्टर्स निकालोगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स देखोगे क्या क्या है, और कॉमन फैक्टर में से कौन सा हाईएस्ट है वही तुम्हारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 2 देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 2 है, देखो क्या है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का HCF क्या होता है। हमेशा याद रखना दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, 1, ठीक है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स = 1। दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर बी दिया है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF क्या होता है। दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा 2 होता है, ठीक है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स = 2। दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा 2 होता है। उसके बाद सवाल क्या है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF क्या होता है। दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF 1 होता है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स = 1, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 होता है, दोनों कंसेक्यूटिव अगर इवन नंबर है तो उसका HCF 2 होता है, दोनों कंसेक्यूटिव अगर ऑड नंबर है तो उनका भी HCF 1 होता है। ठीक है, तो 2 नंबर हम करा दिए। अच्छा, सवाल नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, 2 करा दिए, सवाल नंबर 3 होमवर्क रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि HCF तुम निकाल पाओगे। ठीक है, तो HCF निकालने का एक ही तरीका है, पहले तीनों नंबर जो भी नंबर दिया है उसका फैक्टर्स निकालो पहले, उसके बाद देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही तुम्हारा हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, करोगे घर में प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी खत्म, 3.6 हम करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।